हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैक बेंचर्स क्लासेस। मैं हूं अभिषेक और आज हम अपने क्लास 10 के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे सोशल साइंस में। और आज हम सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग से अपने इस सब्जेक्ट को भी शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट को इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को शुरू करें, आई विल रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियो हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे की जो भी वीडियोस हम डालते हैं वो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर टुडे। और पावर शेयरिंग से पहले, जिससे पहले कि हम पावर शेयरिंग पढ़ें, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी क्या भला है। व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी? आखिर ये होता क्या है डेमोक्रेसी, है ना। हमारी पूरे जो सिविक्स है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। बहुत बार हम सुनते भी हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होता क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। चलो, तो डेमोक्रेसी की अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेमोक्रेसी कुछ इस तरीके का होगा कि डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर लाइज विद द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे जो पावर होती है ना, जो रूलिंग पावर होती है, जो मेन पावर होती है, जो कंट्रोल करने की पावर होती है, वो जो जनता होती है ना उसके पास होता है। इसलिए डेमोक्रेसी को कहा जाता है रूल बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ पे लोग खुद अपने रूलर को, या आप बोल सकते हो अब जो लोग खुद चुनते हैं कि हम पे कौन कंट्रोल करेगा। हम एज अ सोसाइटी, ठीक है, हम एज अ जनता, हम खुद अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को चुनते हैं कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन हमारा प्रेसिडेंट होगा, कौन पार्टी हमारी कंट्री पर रूल करनी चाहिए। ये होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये पावर शेयरिंग क्या होता है, कि डेमोक्रेसी में ये पावर शेयरिंग किस तरीके से किया जाता है और हम डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग में किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, let's go to our notes. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. An intelligent sharing of power among a legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy. हम लोगों ने लास्ट ईयर भी इस बात को पढ़ा था और एक बार फिर से बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी में 3 जो लेवल्स होते हैं लॉ के, वो होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज़ द टॉप मोस्ट पावर अथॉरिटी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक रहते हैं, जैसे IAS PCS ऑफिसर्स। और जुडिशरी क्या है, हमारे इंडिया का लॉ सिस्टम, विच मीन्स हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक केस स्टडी, आपकी सिविक्स की बुक अगर आप देखेंगे NCERT, तो आपके में एक केस स्टडी दी गई है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। मैं इसके समराइज्ड फॉर्म में उस केस स्टडी को आपको बताऊंगा और उस केस स्टडी के थ्रू ही हम पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। हमें बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसके बॉर्डर्स नेदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी के साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे 59% जो बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन है वो डच स्पीकिंग रीजन है। ठीक है, वहाँ पे डच भाषा बोली जाती है। और बाकी का जो 40% एरिया है वो वेलोनिया रीजन है जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, और बाकी का रीजन बेल्जियंस का है जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, 1% जो है। ठीक है, अच्छा, अब बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, ठीक है, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे चले। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से उन्होंने बताया कि 59% डच बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, 1% जर्मनी बोलने वाले हैं। और बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी में है ना। वैसे तो जर्मनी बोलने वाले तो खैर बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में है, लेकिन चलो जर्मनी को अगर हम 1 मिनट के लिए, जर्मन बोलने वाली भाषा को अगर हम 1 मिनट के लिए साइड करें, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रेंच जो है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। लेकिन बेल्जियम में बात ये थी कि ये जो माइनॉरिटी थी ना फ्रेंच की, ये बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल थी।
माइनॉरिटी होते हुए भी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली वेरी रिच एंड वेरी पावरफुल, ठीक है। और ये जो चीज़ थी ना, ये मेजॉरिटी जो डच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, अगर आप देखें तो डच स्पीकिंग कितने हैं, देखिए 59% डच इधर है फ्लेमिश रीजन में, इसके बेल्जियम के, और साथ ही साथ 20% यहाँ पे डच स्पीकिंग है ब्रसल्स में, ठीक है। तो ये जो मेजॉरिटी थी ना डच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये लोग, ये फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग थे, इनको बड़ा इनसे जलते भुनते रहते थे, ठीक है। दे रिजेंटेड देम, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो बेनिफिट्स थे ना, जो गवर्नमेंट देती थी, वो बहुत बाद में मिले। जितने भी बेनिफिट्स होते थे, जितने भी डेवलपमेंट, एजुकेशन, जो सब होता था, वो सारे जो रिच लोग थे फ्रेंच बोलने वाले, ये सब लेके चले जाते थे। इसकी वजह से ब्रसल्स में, ठीक है, टेंशन बढ़ गई इन फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में और डच स्पीकिंग लोगों में। यहाँ पे जब टेंशन बढ़ी तो ये जो टेंशन थी, ये टेंशन धीरे 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 करते करते काफ़ी सारे सिविल अनरेस्ट का उसने रूप ले लिया। सिविल अनरेस्ट इन द सेंस दंगे फसाद, ठीक है, प्रोटेस्ट के और इन सब चीज़ों का उसने रूप ले लिया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने श्रीलंका पे। श्रीलंका तो बगल का ही देश है, ठीक है। जैसे साउथ एशिया रीजन अलग नेशंस है साउथ एशिया रीजन्स के, वैसे श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे दो तरीके के लोग रहते हैं, सिन्हाला और तमिल, ठीक है। जो सिन्हाला लोग होते हैं वो 74% होते हैं। सिन्हाला इज़ अ लैंग्वेज बाय द वे, ठीक है। तो सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं श्रीलंका में, और तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं। अब तमिल में भी दो सब ग्रुप आते हैं, ठीक है। एक तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो हमारे श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं श्रीलंका में ही पैदा हुए, श्रीलंका से ही उनके फोर फादर्स हैं। और दूसरा जो सेक्ट है वो है जिनके फोर फादर्स जो हैं, जिनके एंसेस्टर्स जो हैं, जिनके बाप दादा जो हैं, वो हमारे इंडिया से श्रीलंका में गए थे कॉलोनियल पीरियड में काम करने के लिए, जिनको कहा जाता है इंडियन तमिल्स, और वो वहीं जाके बस गए। सो देर आर टू तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, जिसकी वजह से श्रीलंका में एक चीज़ देखने को मिली जो था मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म ये होता है जब एक कंट्री में जो मेजॉरिटी जो सेक्ट होता है, ठीक है, जैसे श्रीलंका में मैंने आपको बताया कि कौन सा जो था मेजॉरिटेरियनिज्म था वहाँ पे, वो था आपका सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी थी, इसीलिए वो मेजॉरिटेरियनिज्म जमाना चाहती थी, और जितने भी तमिल्स थे ना उनको भगाना चाहती थी कि जितने भी तमिल्स हैं भाई ये सब चले जाए और ये पूरी कंट्री सिन्हाला कंट्री हो जाए, ठीक है। तो श्रीलंकन जो कंट्री थी वो ब्रिटिश राज से 1948 में इंडिपेंडेंट हुई, सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। जैसा कि मैंने कहा, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो गवर्नमेंट पे डोमिनेंस जमाना चाहते थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। इसीलिए 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसने सिन्हाला को, केवल और केवल सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, और तमिल लैंग्वेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया, जो कि बहुत गलत चीज़ है क्योंकि ये पूरी तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाया जा रहा था, है ना। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तमिल लोगों के साथ, ठीक है। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक और लॉ पास किया गया जिसमें सभी लोगों को बोला गया कि आप सब लोग बुद्धिज़्म को मानिए, ठीक है। बुद्धिज़्म रिलीजन को माना जाएगा, जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, और सब लोग बुद्धिज़्म की ही पूजा करेंगे। ये भी बहुत गलत चीज़ थी कि किसी के ऊपर किसी रिलीजन को थोपना, किसी के ऊपर किसी लैंग्वेज को थोपना, ये डेमोक्रेसी में नहीं आता, राइट। हम लोग क्या पढ़ते हैं सिविक्स में, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, है ना। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे 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 करते करते जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, और जो सिन्हालीस थे, सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे श्रीलंका में, उनके बीच में एलाइनेशन की फीलिंग आ गई। एलाइनेशन इन द सेंस अलगाव की फीलिंग आ गई, ठीक है। और इस अलगाव की वजह से सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के रिलेशन धीरे धीरे करते करते बहुत स्ट्रेंड होते गए, ख़राब होते गए, और ऐसे करते करते कई सारे स्ट्रगल्स हुए, है ना, कई सारे दंगे हुए, कई सारे प्रोटेस्ट हुए, और ये धीरे करते करते एक सिविल वॉर में बदल गया। ये डिस्ट्रेस जो था, ये कन्फ्लिक्ट जो थी, ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गई
क्योंकि तमिल्स चाहते थे कि उनको भी ऑटोनॉमी मिले, है ना, उनके लिए भी एक अच्छा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो दोनों के लिए इक्वल हो। लेकिन इस बात की वजह से, इस लड़ाई की वजह से ये कन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ गई कि ये एक टाइम पे हमारा सिविल वार में बदल गया। और ये सिविल वॉर जो हुआ तो इसने श्रीलंका में एक बहुत भयानक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक सेटबैक कर दिया। श्रीलंका को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी पीछे कर दिया, सोशली भी पीछे कर दिया और कल्चरली भी पीछे कर दिया। लेकिन इसका क्या रीज़न था? ऐसा क्यों हुआ श्रीलंका में कि श्रीलंका में इतना डिस्ट्रस्ट हो गया, इतना कन्फ्लिक्ट हो गया? हमने अभी अभी पढ़ा इसका क्या रीज़न था। श्रीलंकन तमिल्स और उसी के साथ साथ जो सिन्हाली स्पीकिंग थे श्रीलंका में, उनके बीच में ये जो लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के लिए कोई सॉल्यूशंस ना निकाल के इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म पे ध्यान दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि वो केवल सिन्हाला लोगों के फेवर में था। अच्छा, अगर हम उसी की जगह बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने अपने रीजनल डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रेंच स्पीकिंग लोग और डच स्पीकिंग लोग, है ना, और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी होते हुए भी रिच थी और पावरफुल थी, और डच स्पीकिंग मेजॉरिटी होते हुए भी उसके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया? बेल्जियम गवर्नमेंट ने डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया ताकि जितने भी लोग हैं सब लोग साथ में रह सकें बिना किसी दिक्कत के, और सब लोगों को इक्वालिटी मिल सके, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। तो 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया ताकि हमारा ये अरेंजमेंट अच्छे से बन सके, एक अच्छा अरेंजमेंट बन सके कंट्री में, और सब लोग पीसफुली रह सकें। अगर हम बेल्जियन मॉडल के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ये पॉइंट्स जोड़े गए थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा, और ये जो मैं नोट्स हैं, इन नोट्स के आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। मैं जब भी रोकता हूँ इसको तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले ले करिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एनीवेज, पहला पॉइंट क्या था इसके कॉन्स्टिट्यूशन का, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कितनी अच्छी बात हुई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 of the regions of the country. Brussels had separated government in which both the communities have equal representation. Apart from the central and state government, there is a third kind of government. This is a community government. तो ये 4 पॉइंट्स, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे लेकिन ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? कई सारी पावर्स जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, उस पावर को डिवाइड किया गया या डेलीगेट किया गया, दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों रीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। कौन कौन सा रीजन था? जो हमारे डच स्पीकिंग लोग थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। और जो ब्रसल्स था, ब्रसल्स क्या था याद करो, ब्रसल्स मैंने क्या बताया था, कौन था? ब्रसल्स जो था वो बेल्जियम का कैपिटल था, ठीक है। तो ब्रसल्स के पास एक अलग गवर्नमेंट थी जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़, विच मीन्स फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। और चौथा पॉइंट क्या था? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ बेल्जियम में एक और गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था? कम्युनिटी के नीड्स को फोस्टर करना। कम्युनिटी के नीड्स इन द सेंस सोशल नीड्स, कल्चरल नीड्स, और भी मतलब जितनी भी नीड्स हम एज अ कम्युनिटी लोगों को चाहिए थी, उन नीड्स को देखना, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो काम था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ठीक है। अच्छा, so in Belgium the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and region। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बेल्जियम में लीडर्स को इस बात की रियलाइजेशन हुआ कि अगर हमें कंट्री में यूनिटी बनानी है और कंट्री में दंगे फसादों कन्फ्लिक्ट्स को कम करना है, हटाना है, तो ये तभी हो सकता है जब हम अपनी कंट्री के डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स के लोगों के इंटरेस्ट और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे और उनको इक्वल राइट्स देंगे। इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री को एक बहुत ही पीसफुल कंट्री में बदल दिया। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जस्ट इसका कॉन्ट्रास्ट हुआ। श्रीलंका में इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया जो कि मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहा था, जो कि केवल एक ही कम्युनिटी को सारी इंपॉर्टेंस दे रहा था, है ना।
और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वो गवर्नमेंट पर डोमिनेंस जमाना चाह रही थी और अपनी पावर को शेयर करने के लिए रिफ्यूज़ कर रही थी। इससे क्या हुआ, जो वो था कंट्री था, कंट्री में यूनिटी की जगह डिसयूनिटी आ गई। ठीक है, कंट्री में लगाव की जगह, है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जगह अलगाव आ गया। तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है ना। क्या कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला? अगर हम इसका कंक्लूजन देखें इस केस स्टडी का, तो इस केस स्टडी का कंक्लूजन बेटा ये है कि यहाँ पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थे, जो श्रीलंका में जो चीज़ हुई, वहाँ पे पावर शेयरिंग को ठीक तरीके से डिवाइड नहीं किया गया। वहाँ पे मेजॉरिटी लोग डोमिनेंस चाहते थे गवर्नमेंट पे। ठीक है, वहाँ पे जो माइनॉरिटी थी उसको बिल्कुल उन्होंने नकार दिया, आप बोल सकते हो उनको इग्नोर कर दिया गया, और सारे जो जितने भी लॉज बनाए गए वो मेजॉरिटी के फेवर में बनाए गए। लेकिन बेल्जियम में क्या किया गया, बेल्जियम में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती थी। जैसे श्रीलंका में सिन्हालीज और तमिल्स थे, वैसे ही यहाँ बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच थे। लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे कम्युनिटीज, सारे रीजन्स को एक तरीके से एक साथ लेके आए। ऐसा लॉ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया जो कि सबको इक्वल राइट, सबको इक्वल आप बोल सकते हो उसने पावर दी, इक्वली सबको रिकग्नाइज किया और उनकी फीलिंग्स और उनके कल्चर, उनके इंटरेस्ट को उसने रिप्रेजेंट किया, रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ में ही देखो आप, अगर आप देखोगे तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग हुई, यहाँ पे जो आप बोल सकते हो जो पावर शेयरिंग हुई, जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही जो फ़र्क है, यही कंट्री में या तो यूनिटी लेके आता है और या डिसयूनिटी लेके आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और हम पावर शेयरिंग के बारे में और इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पावर शेयरिंग क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है, और हम पावर शेयरिंग को और किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस केस स्टडी, और इस केस स्टडी को आप अच्छे से पढ़िएगा आपकी बुक में बहुत अच्छे से, और इस जो नोट्स हैं इसके स्क्रीनशॉट्स आई होप आपने ले लिए होंगे। एंड अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ में आए, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अगर आपको कोई तब भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा अपने सुझावों को, अपने कोई डाउट्स को। मैं जब भी जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सारे डाउट्स और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe our channel Backbenchers Coaching. इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है backbencherscoaching@13। हमारे चैनल को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, हमारे अकाउंट को इंस्टाग्राम पे, हमारे चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।